नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आप सबका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में जिसका शीर्षक था नेताओं से खफा, उस पर हमने चर्चा की और ख़ास करके जो क्यों हम कांग्रेस के नेताओं से खफा हैं। उसमें मैंने ये भी जिक्र किया कि अगले वीडियो में मैं आपको इस पत्रिका इंडिया टुडे के बारे में बताऊंगा, जिसमें मोदी साहब के बारे में बहुत गहराई में चिंतन और सर्वेक्षण किया गया। तो आइए आज हम लोग इसी मैगजीन के जो फाइंडिंग्स हैं, जो हमको बता रहा है, मैं अपनी बात नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी बात बोलूँगा तो हो सकता है 19-20 हो सकता है, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्वे किया गया है और ये एक ऐसी पत्रिका जो काफ़ी मानी जाती है और ये भी कह सकते हैं कि वो सरकार की तरफ भी थोड़ा झुकता है। अब देखिए इनके सर्वेक्षण में क्या बताया गया। अब पहले आप इसके कवर को देखिए, गौर से देखिए इस कवर को। अब हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं तो सेना अध्यक्षों के बीच में चल रहे, जैसे खुद मार्चिंग कर रहे हैं। तो क्या हम लोग अपने देश को एक लोकतांत्रिक देश मान रहे हैं या एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप समझ रहे हैं? मुझको इसके ये जो टाइटल है और जो कवर पेज है, मुझको ये हजम नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। इसमें ये कहा गया कि मोदी साहब तिबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मुझको भी ऐसे लगता है कि ये बन ही जाएंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि क्यों बनेंगे और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इस पे हमको चर्चा करनी है। जब हम इस पे मनन कर ही रहे थे तो बाई चांस मुझको योगेंद्र यादव, जो आप कई लोग जानते होंगे, बहुत जाने माने टिप्पणीकार है, उन्होंने इसी सर्वेक्षण के बारे में बताया कि ये सर्वेक्षण कैसे किया गया। ये जब पहले हमको ये समझना है कि ये सर्वेक्षण किया कैसे गया, तब हम देखेंगे उसके नतीजे क्या है। और ये जो है हम देख रहे हैं इस पेज पे है, हो सकता है साफ दिखे ना दिखे, मेथडोलॉजी, तौर तरीका कि ये सर्वेक्षण कैसे किया गया। पहली बात कि आमने सामने सर्वेक्षण सवाल जवाब नहीं किए गए, सब कुछ फ़ोन पे गया। अब आप ही हमको बताएं, यदि फ़ोन पे कोई अज्ञात व्यक्ति आपसे ज्वलंत प्रश्न करेंगे तो क्या आप सही जवाब देंगे या वो कहेंगे जो वो सुनना चाहता है? तो पहले पॉइंट ये है। दूसरा है कि ये 15 दिसंबर और 28 जनवरी के बीच में कराया गया। उस समय जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था वो चरम सीमा पे था, तो मान के चलिए कि उसका प्रभाव अवश्य इस सर्वेक्षण पे पड़ा होगा। तो ये संतुलित हम नहीं मान सकते। मुझको लगता है ये काफ़ी भावुक होकर के ये सर्वेक्षण किया गया और उसके नतीजे सामने आए। तीसरी बात जो इसकी मेथडोलॉजी से पता चलता है कि 36,000 लोगों से प्रश्न किए गए। अब हम लोग 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, और आप बताइए 36,000 ये जिनसे सवाल किए गए ये कौन लोग थे, कैसे लोग थे, और क्या हम उनको अपने नुमाइंदे या प्रतिनिधित्व मान सकते हैं? इसलिए मेरा कहना है कि ये जो सर्वेक्षण है ये एक सांकेतिक है, इंडिकेशन है। ये हम इसको वास्तविक या सत्य को हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। अब अलग अलग सवाल किए गए, प्रधानमंत्री और उनके सरकार के बारे में पूछा गया कि सर्वोच्च प्रधानमंत्री कौन रहा, सर्वोच्च प्रधानमंत्री कौन रहा, और उसका जवाब में आया 44% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी। मुझको इस पर कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन मात्र 6% ने कहा कि नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू सर्वोच्च प्रधानमंत्री रहे। इससे मुझको तो स्पष्ट लगता है कि आज की तारीख में जो हमारी जनता है, जो हमारे देशवासी है, वो हमारे देश का इतिहास को नहीं जानते कि इसने कौन क्या किया है। ऐसे लगता है कि आंखों पे एक पट्टी जैसे लगी है। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी। अब सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वेक्षण क्या कह रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि, गेस करिए,
सबसे बड़ी उपलब्धि इस सर्वेक्षण के अनुसार कोविड नियंत्रण, जिसके लिए 20% लोग कहते हैं कोविड नियंत्रण सबसे बड़ी उपलब्धि रही। 17% कहते हैं राम मंदिर का निर्माण, 14% कहते हैं, ये मैं इसको भी आपको दिखा दूं, ये देखिए इस पेज पे है, 14% कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, और केवल 5% कहते हैं, ये देखिए केवल 5% कहते हैं कि विकास हुआ है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार एक तरफ विकास के ढिंढोरा पीटती रहती है, लेकिन मात्र 5% लोगों ने कहा कि सरकार ने विकास किया, और बाकी जो उनकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम थोड़ा विचार विमर्श करें। मुझको कोविड नियंत्रण पर आश्चर्य होता है। क्या आप हमने नदियों में हजारों लाश बहते हुए नहीं देखे? क्या हमने लाखों लोगों को सड़कों पे चलते हुए नहीं देखे? कोई अपने बोरी के साथ, कोई अपने बीवी बच्चे के साथ। कितने लोग तड़प के गिर भी गए उस रास्ते में अपने घर पहुंचने में। क्या हम कह सकते हैं कि कोविड नियंत्रण एक बड़ी उपलब्धि रही? मेरे तो समझ में बिल्कुल नहीं आता है। फिर राम मंदिर के बारे में मुझको नहीं कहना है कुछ, वो अपने भावुक है, उस पर नहीं कहूँगा। अब कहते हैं लोग कि भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझको इस पे यकीन नहीं है। आज की तारीख में बिना पैसे खर्चा किए, बिना घूस दिए कोई भी सरकारी काम नहीं होता है। इतना तक जो बूढ़े लोग हैं जो अपने पेंशन के लिए जाते हैं, उनको भी घूस देना पड़ता है। और हाँ, यदि आप व्यवसायिक काम कर रहे हैं तो भैया व्यवसायिक कार्यों में कोई भी आपको कागज चाहिए तो उसका रेट दुगना चुगना 10 गुना हो चुका है। ये हम देखते हैं, पेज यहाँ पे है, ये दिखाया गया, ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा। और अब और चलिए आगे चलते हैं। 47% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। देखिए, अभी कुछ लोगों ने कहा कि उपलब्धि की भ्रष्टाचार खत्म हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ में कहते हैं, ये देखिए, ये नंबर है, ये नंबर है, 47% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ये विरोधाभास नहीं है तो क्या है? 46% लोग कहते हैं कि सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध, उसका दुरुपयोग करते हैं। 42% कहते हैं कि राम मंदिर बना, अच्छी बात। 19% कहते हैं 19% ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। 9% कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको पटकनी दिखा दी, और 6% नोटबंदी को भी एक बड़ी उपलब्धि कहते हैं। अजीब स्थिति है। अब मैं विश्व गुरु वाली बात पे आता हूँ। फ्रांस के अलावा मुझको बताइए कौन ऐसा देश है जिसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है? और फ्रांस क्यों बढ़ा है? क्योंकि उनको अपना राफेल बेचना है, अपने अस्त्र शस्त्र उनको अरबों रुपए में बेचना है। तो अवश्य वो हमारे गणतंत्र दिवस में भी आएगा और हमको अपने यार दोस्त कहेंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान को छोड़िए, जितने इर्द गिर्द पड़ोसी देश हैं उन सब से हमारे रिश्ते खट्टा हुए। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, सबसे हमारे रिश्ते खराब हुए। और एक और बात, 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं इस समय, और इंडिया किसके पक्ष में है? हमलावरों के पक्ष में, रूस और इस्राइल। इतना तक कि इंडिया से लोग उनकी लड़ाई लड़ने वहां जा रहे हैं जो दूसरों पे शोषण कर रहे हैं। आज की पेपर में हमने पढ़ा, और कौन मरा है रूस में? हिंदुस्तानी आदमी, गुजरात का ही था जो बमबारी में मर गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं?
और आगे हम बढ़ते हैं। नोटबंदी से आप हमको बताइए क्या लाभ हुआ। नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? जो 2000 का नोट उस समय निकाले थे उसको भी आपने वापस ले लिया। ना उसमें आतंक के टेररिस्ट फंडिंग खत्म हुआ, ना नकली नोट खत्म हुए। उससे क्या लाभ हुआ? और हाँ, जिस दिन नोटबंदी की घोषणा हुई थी रात को, एक दिन छोड़ करके, इतना तो टाइम चाहिए, अखबारों में फुल पेज विज्ञापन आया। किसका? पेटीएम। अब आप सोचिए, ये कोई मिली भगत तो नहीं थी कि एक तरफ तुम कैश खत्म करो, दूसरी तरफ तुम पेटीएम को शुरू करो। और आज की तारीख में आप सबको मालूम है कि पेटीएम का क्या हाल है, डूबी हुई एक संस्था है। तो नोटबंदी से हमको कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। अब सबसे खुल्लम खुल्ला जो इस सर्वेक्षण में आता है वो है जो आर्थिक स्थिति है, जो हम यहाँ देखेंगे। ये है आर्थिक स्थिति के बारे में, मैंने इसको अंकित किया है। पेज 29 पे आता है कि 62% लोग कहते हैं कि पहले से उनकी जो आर्थिक स्थिति है या तो यथावत है या पहले से और घट गया। 62% लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और 54% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 62% लोग फिर से कहते हैं उनका घरेलू बजट जो है डावाडोल हो गया है। तो जहाँ तक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सरकार पूर्ण रूप से नाकाम रही है। हाँ, ध्रुवीकरण बहुत हुआ है। हमने हिंदू मुसलमान को खूब कस के बांट दिया है, किसी को ये खतरा, किसी को वो खतरा। हमने इसके खूब पिक्चर भी निकाले हैं ताकि लोगों में ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन अब मैं केवल, जैसे मैंने कहा, केवल इस सर्वेक्षण तक मैंने अपनी बात रखी, तो अब और कुछ नहीं कहूँगा। एक अंत में यही कहूँगा कि हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब दोबारा हमारे प्रधानमंत्री बन के आएंगे, लेकिन कहाँ तक वो हमारे देश के लिए अच्छा है और क्यों उनको बनना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी कोई गारंटी का जवाब कोई नहीं दे सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।